बढ़िया, शुरू कर लेते फिर। देखिए क्या है ना, किसी भी संबंध में देखेंगे ना तो दो मुद्दे होते हैं। एक हमारी तरफ से कुछ चूक होती है, दूसरा सामने वाले की तरफ से कुछ चूक होती है। ईमानदारी तो इसी में दिखाई देती है कि अपनी तरफ से जो चूक होता है उसको हम स्वीकार सकें, ठीक कर सकें। अगले की तरफ से जो चूक होता है उसमें हम ठीक ठीक ध्यान दिला सकें। ये दो हिस्सा है ना। हमारी तरफ से जो चूक होती है, हमारी तरफ से जो चूक होती है उसको हम ठीक कर सकें। अगले की तरफ से जो चूक होती है वहां हम ठीक से ध्यान दिला सकें। ये दो ही तो बात है। अपनी तरफ से जो चूक होती है उसमें अगर हम जस्टिफिकेशन देने चले गए ना, ठीक है, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, आप कहेंगे थप्पड़ क्यों मारा, मैं कहता हूं तुमने गाली दी थी इसलिए। ये जस्टिफिकेशन है। गाली देना गलत है ये बात तो ठीक है, थप्पड़ मारना भी गलत है, ये क्लियर होने की जरूरत है कि अगले की गलती जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी गलती का। वो लाइसेंस हमको नहीं दे देता है आगे गलती करने का। इस जस्टिफिकेशन को यूज करेंगे तो तर्क के ऊपर कुतर्क चलता रहेगा, निकलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, निकलेगा कुछ भी नहीं। तो अपनी अगर गलती है तो उसको जस्टिफाई करने के बदले जितना सहजता से उसको स्वीकार लेते हैं ना, उतना अगले का घाव भर जाता है, पीड़ा कम हो जाती है। उसको जितना जस्टिफाई करने जाते हैं उतना परस्परता में, रिलेशनशिप में म्यूचुअल ट्रस्ट ब्रेक होता है। हमारा एक दूसरे के प्रति आश्वस्ति खत्म होती है, दूरी बढ़ती है। ये समझ में आता? दूसरों को ध्यान दिलाना हो तो कैसे दिलाएं, उस पर मैंने कई बातें की हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बात और ध्यान दिला देता हूं। स्लाइड्स आपके पास होंगी तो लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़े तो उन स्लाइड्स पे मार्क कर लीजिए। किसी का भी ध्यानाकर्षण करने के पहले अपने में चेक करने की जरूरत है कि मेरे में अभी विश्वास, सम्मान और स्नेह का भाव बना हुआ है कि नहीं। आप जब भी किसी को ध्यानाकर्षण करने जा रहे हैं ना, तो ये पहचान लेना जरूरी है कि हमको उसके प्रति विश्वास का भाव है कि नहीं, चेक कर ले। सम्मान का भाव है कि नहीं, चेक कर ले। स्नेह का भाव है कि नहीं, चेक कर ले। नहीं है तो पहले अपने को इन भावों में स्थिर करें, फिर ध्यान दिलाने जाए। अपने में इन भावों को स्थिर किए बिना ध्यान दिलाने जाएंगे, एक्सीडेंट ही होगा। क्योंकि हमारे अंदर आग लगी है और हम आपसे लिपटने जाएंगे, जलेंगे ही आप, पक्का है कि नहीं। तो पहली जरूरत यह है, क्योंकि इस अप्रोच से हम जाएंगे, ध्यानाकर्षण कुछ नहीं होता अगले का। ध्यानाकर्षण जानते हैं? अगले को किसी बात पर ध्यान दिलाना। दूसरा यह है कि हम जब किसी को ध्यान दिलाना चाह रहे हैं ना, तो उस समय उसकी स्थिति भी सामान्य होनी चाहिए कि वो सुन पाने की नौबत में हो। जब वो बहुत गुस्से में हो, रिएक्टिव हो गया हो, उबल रहा हो, बहुत परेशानी में हो, उस समय आप ध्यान दिलाने भी जाएंगे तो वो सुन पाने की स्थिति में ही नहीं है। उस समय सारा ध्यान दिलाना व्यर्थ है। कि अगला जब गुस्से में है, इरिटेटेड है, नाराज है, परेशान है, बहुत ही ज्यादा, नॉर्मल हो थोड़ा तब तो दिया जा सकता, लेकिन बहुत ही ज्यादा, उस समय उसको ध्यान नहीं दिलाया जा सकता। उस समय तो उसको साथ खड़े रह करके सहानुभूति दी जा सकती है। उस समय तो उसको एश्योरेंस दिया जा सकता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उस समय तो उसकी बात सुनी जा सकती है ताकि वो धीरे धीरे आराम में आए। सलाह देने का मतलब ही नहीं है वहां कुछ। उल्टे कटोरे में कितना भी पानी भरने का प्रयास करेंगे वो नहीं भरेगा। अगर भरना है तो कटोरा सीधा होने की जरूरत है। हम सोचेंगे कि एक मग डाले, वो नहीं भरा, बाल्टी पलट देंगे, 4 बाल्टी खाली करिए कि टंकी खाली करिए, जाएगा कुछ भी नहीं। नहीं, और ज्यादा करेंगे तो फिर स्थिति ये होती है कि अगला हमको एवॉइड करना शुरू करता है। हमको ये समझने की जरूरत है कि अगला जब आग में जल रहा है ना, तब उसको सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं है कि अगले ध्यान रखते बेटा तो ये नहीं जलते। तो अगला जब आग में जल रहा है तब तो उसको आग से बुझाने वाला कोई ढूंढ रहा है जो उसको थोड़ा आराम दे दे।
ये पकड़ना जरूरी है कि जब हम गुस्से में हैं, तनाव में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं, उस समय हमको समझ नहीं चाहिए अगले से कि वो बताए। उस समय तो आराम चाहिए ताकि हम एक नॉर्मल स्टेट में आ सकें। ठीक, ये दूसरा भाग लिखा है। तीसरा भाग लिखा है कि हमारा खुद का जीना भी ठीक होने की जरूरत है अगर हम अगले का ध्यान दिला रहे हैं तो। और अगर खुद का जीना ठीक नहीं है फिर भी ध्यान दिलाने की जरूरत पड़ती हो, एज ए पेरेंट्स, एज ए एल्डर ब्रदर, एज ए फ्रेंड, दिलाया जाए, लेकिन स्वीकारा जाए इस बात को कि बेटा हम भी इस पे काम कर रहे हैं, ठीक, आप भी करो, हम भी इसको ठीक करने में लगे हैं, आप भी लगो। पर अपनी स्थिति को स्वीकारे बिना, क्योंकि होता क्या है, आप ध्यान दिलाने जाएंगे, अगला कहेगा तुम कौन से ठीक हो। उस समय अहंकार पे चोट लगने की जरूरत नहीं है, उस समय रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है, उस समय बहुत अच्छे से इस बात को स्वीकारने की जरूरत है कि काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। उस समय ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं तो तुमको 20 बार से कहता हूं, नहीं सुनते हो, तब गुस्सा नहीं करूंगा क्या। ये जस्टिफिकेशन है अपने गुस्से का, ये जस्टिफिकेशन है। इसको जितना देंगे उतना दूरी बढ़ेगा, क्योंकि अगला भी फिर जस्टिफिकेशन देना सीख लेता है धीरे धीरे। तो खुद का जीना ठीक हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जिन जिन जगहों पर उसको स्वीकारा जाए, एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसी को समेट के देखेंगे ना तो ये लिखा है कि किसी भी निगेटिव फीलिंग से फ्री होना अपने में जरूरी है। अगर हमारे अंदर शिकायत भरा हुआ है, विरोध भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, तो हम जब कहने जाते किसी को तो ध्यान नहीं दिला पाते हैं, हम तो अपनी शिकायत सुनाते हैं, हम तो अपना विरोध उतारते हैं, हम तो अपनी घृणा व्यक्त करते हैं। सुनाना बताना किसी को नहीं हो पाता है, वो ब्लेम गेम चलता है, ठीक, उसमें निष्कर्ष नहीं निकलता बहुत ज्यादा। अगली बात तो मैं कर ही दिया, स्वयं का जीना ठीक होना। ये जो बात लिखा है ना, अगले पर ये भरोसा होना कि वो सही को समझना चाहता है, जीना चाहता है, समझ सकता है, ये मूलतः विश्वास और सम्मान का सामान्य भाषा में अर्थ है कि अगला मनुष्य भी वस्तुतः हमारा सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, वो भी सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, और मानव के रूप में उसमें भी क्षमता है सही को समझने की। इस बात पर अगर भरोसा नहीं होगा ना तो हम बताना तो अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में रिएक्टिव हो जाते हैं। तो मैं अगर बात कर रहा हूं और आप नहीं सुन रहे, आपस में बात कर रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप समझना नहीं चाहते, ये मतलब नहीं है। ये मतलब हमको लगने लगेगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी मेरी अभी, ठीक है, मेरी अभी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हमको ये दिखाई देता है कि आप इधर उधर भी कुछ कर रहे हैं ना, मूल में तो आप समझना चाहते हैं, ठीक है, सही समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, सही समझ सकते हैं, तभी हम बताने का काम कर सकते हैं। वो नहीं होगा तो गुस्सा ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे, नहीं। ऐसे ही अगले को बताने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको लिस्ट बता दें, तुम ये करो ये ना करो। खास करके अगर बच्चा 7, 8, 10 साल का हो गया हो, उससे बड़ा हो, बच्चे बड़े कोई भी, तो उसको जांच परख करने के लिए सेल्फ वेरिफिकेशन का, सेल्फ इंक्वायरी के प्रोसेस को उसमें स्टार्ट करने की जरूरत है, न कि डूज एंड डोंट्स का लिस्ट देने की जरूरत है। वो मानेगा नहीं डूज एंड डोंट्स की लिस्ट को, कोई किसी का नहीं मानता। 7, 8 साल से ऊपर का चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, माँ बाप हो, ये सभी जगहों पर ये समझना जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन करके अगला भी सही को देख सकता है। तो उसमें ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करना हमारा रोल है, न कि डूज एंड डोंट्स की लिस्ट दे देना। कई बार हमको आसान लगता है डूज एंड डोंट्स की लिस्ट देना, और ये हम उम्मीद करते हैं कि वो कल से ठीक हो जाए। हमको ये समझने की जरूरत है कि बाहर बिहेवियर के लेवल पर, वर्क के लेवल पर जो भी हम डूज एंड डोंट्स की लिस्ट दे रहे हैं, अगर उसके लिए एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग, समझ उसमें डेवलप नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, वो कर ही नहीं पाएगा उसको।
हम सब अपनी जिंदगी को भी देखेंगे ना। हम इंजीनियरिंग की तैयारी किए, IIT में पढ़ाई किए, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद इधर आ गए, ठीक है। कोई हमको जबरदस्ती इधर लाना चाहता, अपना सारा ताकत लगा लेता, तो हम विरोध करते। आज हमारी दृष्टि बदल गई, हमको दिखता है कि आदमी के लिए काम करना महत्वपूर्ण मुद्दा है। केमिकल इंजीनियरिंग का काम तो और लोग भी कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। गलत सही भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे लिए शिफ्ट होना आसान है। अगर मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी इसमें शिफ्ट होएं, तो उनकी दृष्टि में शिफ्ट होना जरूरी है कि घर में 51 इंच का टीवी महत्वपूर्ण है कि बच्चे का संस्कार महत्वपूर्ण है। वो शिफ्ट हो जाएगा तो उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे। अगर वो दृष्टि में बदलाव नहीं हुआ है, फिर हम सोचेंगे कि वो बाहर काम बदल लें, व्यवहार बदल लें। कैसे संभव है? कैसे संभव है? तो अगर हम सचमुच बच्चे को, बड़े को, किसी को भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं ना, तो उसकी दृष्टि में बदलाव, देखने के नजरिए में बदलाव, उसमें सहयोग करना महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसका एक ही प्रक्रिया है कि अगले में ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी को धीरे धीरे अनफोल्ड किया जाए। ये जो समझने की क्षमता, देख पाने की क्षमता हर मानव में है ही, उसको पकड़ के धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित किया जाए, विकसित किया जाए, ग्रो किया जाए। डूज एंड डोंट्स की लिस्ट देने भर से कुछ ज्यादा काम होता नहीं है। वही बात लिखा है। ये नीचे के जितने बिंदु लिखे हैं, हिंदी आपको समझ में आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो भी ठीक। आशय इतना ही है कि समझने के आधार पर ही, जो आखिरी लाइन लिखा है ना, समझने के आधार पर ही जीने में बदलाव संभव है। इसलिए समझने में सहयोग पर मुख्य ध्यान होने की जरूरत है। और समझने में सहयोग पर मुख्य ध्यान के लिए अगले में इंक्वायरी के प्रोसेस को डेवलप करना महत्वपूर्ण बात है, ना कि लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन देना। लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हम कितना भी दे दें अगले को, ठीक है, कि सिगरेट पीना ठीक नहीं है, उसके बीसियों आप निकाल के दे दीजिए, छोड़ता नहीं है अगला, छोड़ नहीं पाता है। लिस्ट देने भर से अगर छूटता, सिगरेट के पैकेट पे पहले से लिखा हुआ है नहीं। हमको अगले में एक इंक्वायरी के प्रोसेस को डेवलप करने की जरूरत है, जहां वो ये दोनों बात देख पाए, सही क्या है गलत क्या है उसके लिए ये देख पाए, और दूसरा सही जीने में ही उसका सुख है ये बात दिख पाए। सही गलत दिख भी जाता है कि सिगरेट पीना ठीक नहीं है, सुख दिखाई देता है, दुख भूलने का उपाय दिखाई देता। चलो सुख नहीं भी दिखता हो किसी को, अपने दिन भर के दुखों को भूलने का उपाय दिखाई देता है। तो एक बार सही जीने में सुख है, ये दिखाने के प्रक्रिया को उसमें विकसित करना महत्वपूर्ण है। गलती जीने में दुख है, जो गलत है उसको जीने में दुख है, ये प्रक्रिया को दिखाना महत्वपूर्ण बात है। मैं सोचता हूँ इसी के साथ सही गलत क्या है उसको भी बता दूं हैं। हाँ, हम ढूंढ रहे, नहीं तो उत्तर हमारा बेकार चला जाएगा। पहले दिन हमने ये बात की थी कि सही क्या है गलत क्या है उसको अगर पहचानने जाते हैं, तो एक सबसे सरल तरीका है अपने से ये पूछना कि हमको सहज रूप में क्या स्वीकार होता है। उसके बहुत सवाल हम लोगों ने पूछ करके देखे थे कि परस्परता में एक दूसरे के साथ हमको विश्वास पूर्वक जीना सहज रूप में स्वीकार होता है या अविश्वास, सम्मान पूर्वक जीना सहज रूप में स्वीकार होता है या अपमान पूर्वक, स्नेह पूर्वक जीना सहज रूप में स्वीकार होता है या विरोध पूर्वक, सुविधाओं का सदुपयोग स्वीकार होता है कि दुरुपयोग स्वीकार होता है, ये सब शरीर का पोषण स्वीकार होता है, नर्चर स्वीकार होता है कि शरीर को एक्सप्लॉइट करना स्वीकार होता है। उत्तर बहुत साफ है, इस पर हम बात कर चुके हैं, इसलिए हम ब्रीफली सिर्फ याद दिला दे रहे हैं। इसका दूसरा हिस्सा हम लोगों ने ये देखा था कि एक बार नेचुरल एक्सेप्टेंस के टूल से कोई प्रस्ताव, प्रपोजल पास करता है तो उसका एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन दूसरा हिस्सा है कि हम उसको जी करके देखें। अगर वैसा जीने से दूसरे मनुष्य के साथ बिहेवियर में म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर होता है तो प्रपोजल सही है। तो अगर मैं स्नेह के भाव के साथ आपसे जीता हूँ तो आपको भी नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है, इस रूप में हमारा म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर हो पाता है।
ऐसे ही जब हम रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ जीने जाते हैं तो हमारी प्रोस्पेरिटी और नेचर की प्रोस्पेरिटी इंश्योर हो पाती है, तो प्रपोजल सही है। नहीं होता है तो प्रपोजल सही नहीं है। और मजे की बात है, जिंदगी भर अपमान और विरोध में जीता हुआ आदमी भी दूसरे से सम्मान और स्नेह की ही अपेक्षा रखता है। इसलिए बेईमानी से बेईमानी में जीता हुआ आदमी भी जब अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखने जाता है तो ईमानदारी की अपेक्षा दिखाई देती। तो ये दो पैरामीटर है जिससे हम लोग सही गलत को वेरीफाई कर रहे। पहला ये कि हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या कहता है, दूसरा ये कि हम उसके अकॉर्डिंग जब जीने जाते हैं तो म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी इंश्योर होता है कि नहीं होता है। एक आखिरी बात ये लिखा हुआ है कि किसी भी अगले से जो हम बात करते हैं ना आज के दिन, चाहे बच्चा हो कि बड़ा हो, उसको अपने से बराबरी के स्तर पर संवाद करके रखने की जरूरत है। यानी हमसे छोटे भी जो हैं आज के दिन के, उनको तो अपने बराबर रख के ही संवाद कर पाएंगे तो कुछ डायलॉग होगा, ठीक है। उसको अगर अपने जैसा मानव के रूप में स्वीकार करके संवाद नहीं करेंगे तो बहुत कोई डायलॉग होने की जगह नहीं है। और बराबर में रखने का मतलब यह है कि अगला भी ये मानने लगा है आज के दिन कि उसके पास भी बुद्धि है, तो उसको माइक एक बढ़ा दीजिए इधर। इसमें भैया ऐसा हो सकता है कि अपना जो स्तर जैसे भी बना है वो घट जाए या ऐसा कुछ? देखो, ईमानदारी की बात तो ये है कि अगर अगला हमको वैल्यू नहीं दे रहा है तो हमारा स्तर घटा हुआ ही है। हम अपने मन में कुछ भी मान लें, हम अपने को भले मान लें कि हम छत पे चढ़े हुए हैं, ठीक, सुन नहीं रहा अगला, तो इसका मतलब उसने तो डिक्लेयर कर ही दिया है कि तुम हमारे लिए किसी काम के नहीं हो, कि नहीं। तो मुझे लगता है मुख्य मुद्दा यह है कि जैसा अगला हमको, इसको दूसरी भाषा में कहोगे ना तो इसका उत्तर यह है कि जैसा अगला हमको मान रखा है ना हमारे बारे में, वहां से खड़ा होकर के बात करने की जरूरत है। उससे ऊपर का स्टेटस अपना मानेंगे तो टकराना शुरू हो जाएंगे वहीं पर। भारतीय परंपरा में कहावत है, एक हरियाणा में, मैं जहाँ गुरुकुल में रहता था, वहाँ कहते हैं कि बच्चा जिस दिन 16 साल का हो जाए ना, उसके बाद उसको अपने बराबर मित्रवत व्यवहार शुरू कर देना चाहिए। मैं तो परंपरा का बता रहा हूँ, सलाह नहीं दे रहा हूँ कोई, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ। मुझे तो दिखता है कि आजकल के बच्चे जो 8 साल के भी हो गए हैं ना, ठीक, वो या तो अपने को मित्र मानते हैं या हमारा गुरु मानते हैं। आजकल के बच्चों का तो मुझे ये स्थिति दिखता है कि या तो मित्र मानते या गुरु मानते। वो हमको बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग काफ़ी पहले एक बार ट्रेन से जा रहे थे तो एक दो छोटे बेटा बेटी होंगे किसी के, 8 साल 9 साल के होंगे। वो किसी जगह पर स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो एक ने कहा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, दूसरे ने कहा चिप्स खाएंगे। तो पिताजी उसके उतरने लगे लेने के लिए कि भाई कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ला के दे दें। तो पीछे से बेटा चिल्ला के कह रहा है, पापा आपको क्या पता कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीना होता है, रुकिए हमको साथ लेके चलिए तब तो लाएंगे। तो ये नोशन हो गया है, अभी ये नोशन हो गया। और ख़ास करके ये जो सूचनाएं जब से सबको इतनी उपलब्ध हो गई है ना, तब से वो सूचना का जो एक वो होता था कि इन्फॉर्मेशन अधिक है इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, वो ख़त्म हो गया है। आज सबके हाथ में मोबाइल है, वो तुरंत निकाल के दे देता है जो सूचना चाहिए वो। पहले टीचर का भी वैल्यू था इस बात का कि सूचनाएं बहुत थी उनके पास, टीचर का, पेरेंट्स का, उस एक्सपीरियंस का वैल्यू था। आज नहीं रह गया है। आज सबके हाथ में इन्फॉर्मेशन है, जितना चाहिए ले लीजिए। आज अगर वैल्यू किसी चीज़ का बचेगा तो हमारे विश्वास, सम्मान और स्नेहपूर्वक जीने का है। दूसरे किसी चीज़ की वैल्यू मिलना आज के दिन तो बहुत कठिन है, कठिन है। बढ़िया। किसी को सहयोग करने जाते हैं ना तो समझने में सहयोग एक हिस्सा है। उस सहयोग को करने के लिए मेरा जीना ठीक होना जरूरी है और जीने का इतना जगह है। अगर हम किसी को सहयोग करने जा रहे हैं उसको समझने में,
तो उसके लिए मेरा जीना ठीक होना जरूरी है। और जीने की इतनी जगह है, मैं ठीक भाव से आपके साथ जीता हूँ, ये सबसे बड़ी जीने की जगह है। विश्वास, सम्मान, स्नेह, मैत्री, इन भावों के साथ जीना एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही हमारी भाषा ठीक हो, स्नेहपूर्ण हो, वचन हमारा वो चोट लगने वाला या आहत करने वाला नहीं हो, ये भी जरूरी है। व्यवहार जरूरी है, ठीक व्यवहार जरूरी है, सेवा जरूरी है, और लास्टली सुविधा है, फैसिलिटीज। सेवा का मतलब वही है, मम्मी कहती है मोबाइल ला के दे दो, ये दे दिए तो सेवा है। पानी दे दो, सेवा है। खाना बना दिए, सेवा है। घर के क्रियाकलापों में बहुत सारा भागीदारी सेवा का है, सेवा का है। ये उसी प्रायोरिटी में लिखा हुआ है जिस प्रायोरिटी में सामान्य रूप से होने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि सेवा हम करें, व्यवहार ठीक नहीं हो, वचन ठीक नहीं हो, भाव ठीक नहीं हो, सेवा का कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगा। सुविधा दें, भाव ठीक नहीं हो, वचन ठीक नहीं हो, कोई बहुत वैल्यू नहीं रह जाएगा। वचन ठीक करने का कोशिश करें, भाव ठीक नहीं हो, मैनिपुलेशन है। अगले को मैनिपुलेट करना है। तो ऊपर से नीचे तक सबके किसी स्तर पे होने की जरूरत है। कम से कम पहला 3-4 तो परिवार में बहुत जरूरी है। भाव का ठीक होना, वचन का ठीक होना, व्यवहार का ठीक होना, और सेवा में कुछ भागीदारी घर में कर पाना। सुविधा हो सकता है आप कमा रहे हो सकता है नहीं कमा रहे हो, लेकिन पहले 4 की जगह तो हम सब के पास है। भाव को ठीक रखने का, वचन को ठीक रखने का, व्यवहार को ठीक रखने का, और सेवा में भागीदारी घर के कामों में। और मैं तो हमेशा इस बात को देखता हूं, आप अपने से ही पूछ के देखिए, हमको क्या सहज रूप में स्वीकार होता है? अपने परिवार और समाज के लिए सहयोग होना कि बोझ बनना? प्रश्न क्लियर है ना? सहयोग और बोझ पता है ना? हम अपने परिवार और समाज के लिए एसेट होना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है, नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है, कि लाइबिलिटी बनना? क्लियर है ना? एसेट हम कब बनेंगे? जब जो भाव हम दे रहे हैं परिवार और समाज को वो अधिक है, या जो ले रहे हैं वो अधिक है? देने वाला अधिक होगा तभी हम एसेट बनेंगे ना। लेने वाला अधिक होगा तो हम लाइबिलिटी। तो भाव के रूप में, वचन के रूप में, व्यवहार की जगह पर, सेवा की जगह पर, और अल्टीमेटली बड़े होने के बाद सुविधा की जगह पर भी हमारा देना अधिक हो पाता है परिवार और समाज में, तो हम उसके लिए सहयोग हैं, एसेट वो नहीं। और वो हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है। हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि जबरदस्ती कुछ थोपने और लादने की चीज है ये। हम जैसा होना ही चाहते हैं, वो स्वरूप यही है आदमी का। किसी भी आदमी से पूछने जाइए एसेट होना चाहते हो कि लाइबिलिटी, उत्तर बहुत साफ है, उत्तर बहुत साफ है। तो इन सारी जगहों पर हम अपने परिवार और समाज के लिए एसेट हो सकें, सहयोग हो सकें, उस पर काम करने की जरूरत है। और अगर ये भाग हमारा ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं होगा, वचन ठीक नहीं होगा, व्यवहार ठीक नहीं होगा, सेवा ठीक नहीं होगी, फिर हम समझाने जाएंगे दूसरे को, कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो मानता ही नहीं है हमको समझदार। हमारे समझदारी का प्रमाण तो हमारा जीना ही है ना। अगर मेरे भाव में चीजें ठीक दिखाई नहीं देती आपको, मेरे भाषा में ठीक नहीं दिखाई देती, मेरे व्यवहार में ठीक नहीं दिखाई देती, सेवा में कहीं मेरी भागीदारी नहीं दिखाई देती, कैसे आप मानेंगे कि मैं समझदार और जिम्मेदार हूं और आपको समझाने के लिए कुछ कर सकता हूं? कैसे मानेंगे? ये समझ में आता है कि नहीं आता? भैया ये व्यवहार में क्या अलग होगा? वचन भी आ गया, सेवा भी आ गई, सुविधा भी आ गई, तो व्यवहार का मीनिंग क्या हुआ? व्यवहार में ठीक से देखिएगा तो कई काम होता है जो हम करते हैं। लौट के देखिएगा कि वचन और सेवा के अलावा हम क्या क्या करते हैं एक दूसरे के साथ जीने में। क्या सिर्फ वचन और सेवा ही है या कुछ और भी है? उसको ऑब्जर्व करके देखिएगा। अभी तो सबको भी एक मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम तो सिर्फ ध्यान दिला रहे अलग अलग तरह से कि ये भाग ठीक होना जरूरी है। ठीक है, ये बढ़िया। अब इतने के साथ हमको बताइए कि कहाँ आपको लगता है कि कम्युनिकेशन में बाधा है, तो उसको डील कर लेते हैं अभी के अभी। ये सुविधा से का क्या? सुविधा से सहयोग कर पाना किसी को, उसका मतलब होता है कि आपको टी शर्ट की जरूरत है, टी शर्ट दे दिए, ये सहयोग है। सेवा का मतलब है आपको प्यास लगी, पानी ला के दे दिए, ये सेवा है। आपको सिर में दर्द हो रहा है, हमने दवा दिया, ये सेवा है। वचन आपको पता ही है, जिस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। माइक प्लीज। भैया बट इन सब के लिए हम हर टाइम तो अवेलेबल नहीं हो सकते ना। मुद्दा ये नहीं है कि आप हर टाइम अवेलेबल हो, दो मुद्दा है। एक, जब अवेलेबल थे तब क्या किए, या जब अवेलेबल हैं तब क्या कर रहे हैं। तो मैं अगर आज घर पे नहीं हूँ तो हमसे घर वाले थोड़ी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं घर में सेवा का काम करूँ। घर से बाहर हैं तो सबको पता है, लेकिन घर में हैं तब क्या किए। ऐसे ही मैं अभी घर उनके साथ नहीं हूँ तो कोई स्नेह के भाव को उनके साथ व्यक्त तो नहीं कर सकता हूँ। मुद्दा यह है कि जब साथ हैं तब क्या किए। भैया बट बहुत बार साथ होके भी हम बिजी भी होते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम का ही ले लिया तो हम बिजी है, बट उस टाइम पे भी सेम एक्सपेक्टेशंस रहती है, बट एट ऑल द टाइम हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। वही, ये जो एक्सपेक्टेशंस उस समय होती है ना, हमको बैठ करके एक बार पहले से ही ये संवाद कर लेने की जरूरत है कि क्या समय हमारा काम का है और क्या समय नहीं है। उस बात को अच्छे से बताने की जरूरत है कि इसी समय इस तरह की मेरी भूमिका रहती है। हाँ, उसमें इतना जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाए और अगले का काम के लिए नहीं निकले। तो हमको भी ईमानदारी से देखने की जरूरत है कि एम आई रियली दैट ऑनेस्ट। और अगर हैं तो मुझे लगता है बहुत आसानी से बताया जा सकता है अगले को, और अगला उसको सुन पाता है, समझ पाता है। ये भरोसा होने की जरूरत है। ये जो पीछे हमने लिखा ना, ये सब ये इसीलिए लिखा। ये अगर भरोसा नहीं होगा कि अगला सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, तो हम बहुत सारे फिर तरीके अपनाने लगते हैं, छुपाने के, वो करने के, उनको नहीं बताने के। ये बिंदु अपने में स्थिर होना शुरू हो जाए ना, तभी काम हो पाता है कम्युनिकेशन का, संवाद का। ये बिंदु स्थिर नहीं है तो बहुत कम्युनिकेशन नहीं होगा, नहीं होगा। भैया इधर इस तरफ। सॉरी। जैसे आपने बताया था कि जब भी हम किसी से संवाद करना चाहते हैं या अपनी गलती के बारे में बताते हैं कि तुमने गाली दी तो इसलिए मैंने थप्पड़ मारा, तो उसमें एक स्थिति ऐसी होती है कि जस्टिफिकेशन इसलिए भी देती हूँ, मतलब मैं देती हूँ कि ताकि मुझे छोटा महसूस ना हो। मुझे कम्युनिकेट भी करना है पर मुझे उस व्यक्ति के सामने छोटा महसूस ना हो। और एक ये भी है कि अगर मैंने मान लिया तो सामने वाला फिर और बोलेगा कि तुमने ये भी किया था, तुमने वो भी किया था, तो फिर बाद में वो चीज़ें और आगे बढ़ जाएगी। इससे अच्छा दो ऑप्शन है, या तो आप कम्युनिकेट ही ना करो, करो तो बताओ कि मैंने ये जो किया तो क्यों किया, क्या तुमने क्या किया था, फिर मेरे अंदर क्या विचार आए, तो वो एक स्थिति बनती है। और हाँ, वो अगर कम्युनिकेट करना हो ना, तो जो टेक्निक पर हम एनवीसी का बात कर रहे हैं ना, अपने फीलिंग और नीड को कम्युनिकेट करने की जरूरत है, ना कि ब्लेम गेम खेलने की जरूरत है। तो अगर कम्युनिकेट ही करना हो तो मैं इरिटेट हुआ क्योंकि मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हुई। देखिए, हम कहाँ शुरू करते, हम यहाँ शुरू करते कि हमको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि तुम समय से उठे नहीं। हमको गुस्सा इसलिए आया कि तुम चाय ठीक से बना के नहीं दिए। हमको गुस्सा इसलिए आया कि तुम ऑफिस में टाइम से हमारा टिफिन तैयार करके नहीं दिए। ठीक, ये ब्लेम है।
ठीक है। सच्चाई क्या है? सच्चाई इसलिए ये है कि हमको गुस्सा इसलिए आया कि मेरी ठीक चाय पीने की जरूरत पूरी नहीं हुई। मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि समय से टिफिन की जो मेरी जरूरत थी वो पूरी नहीं हुई। हमको मुद्दा अगले का नहीं है प्रधानता से, मुद्दा तो प्रधानता से है हमारे नीड के नहीं पूरा होने का। मेरी अपनी सर्टेन नीड पूरी नहीं होती है, इसलिए गुस्सा आता है। बच्चे ने पानी गिरा दिया, हमको गुस्सा आता है। ठीक, हमको क्यों गुस्सा आया? तुमने पानी गिरा दिया। फंडामेंटल बात यह है कि मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि घर की व्यवस्था की मेरी नीड है, घर की सफाई की मेरी नीड है। ऐसा पहचानेंगे ना तो गुस्से का कारण अगले को नहीं पहचानेंगे। अगले को जैसे ही हम कारण पहचानते हैं ना, सारी समस्या शुरू हो जाती, फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। बताया जाए ना, बताना ही है अपनी बात, ठीक से बताया जाए, लेकिन अपने फीलिंग और नीड को केंद्र में रख के बताया जाए। ऑब्जर्वेशंस बताए जाए, ना कि जजमेंट बताया जाए। ठीक, वो जो शुरू से बात हो रही ना कि तुम गैर जिम्मेदार हो, ये जजमेंट। ठीक, ये जजमेंट। ठीक, तुमने शाम को हमको, ठीक, तुमने शाम को 1 घंटे के बदले 1.5 घंटे मोबाइल यूज किया, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक, ऑब्जर्वेशन पर बात करेंगे ना तो अगला भी उसको स्वीकार लेगा कि अगर 1.5 घंटा किया है यूज तो कहेगा 1.5 घंटा किए। आप जैसे ही यहाँ से शुरू करते हैं कि तुम गैर जिम्मेदार हो, वो एक लिस्ट लेके खड़ा हो जाता है कि कहाँ कहाँ जिम्मेदारी करते हैं, वो बताना शुरू करता है। अच्छा ये बताओ स्कूल कौन जाता है? अच्छा ये बताओ गैर जिम्मेदार हैं तो 95% नंबर कहाँ से आ गए? अच्छा ये बताओ गैर जिम्मेदार हैं तो सुबह ये काम कौन करता है? एक लंबी लिस्ट लेके अगला खड़ा होता है सिर्फ हमारे इस एक स्टेटमेंट से कि तुम गैर जिम्मेदार हो। उस बात को अगर हम यही कहे होते कि तुमने कल मोबाइल 1 घंटे के बदले 1.5 घंटे प्रयोग किया, तो उसको ना नहीं कर सकते हैं आप, ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन है। जजमेंट जैसे ही दिए वो लिस्ट लेके खड़ा है। ठीक, कल बता रहे थे ना, देखिए कि मेरे कहने से किसी तरह से ये आशय गया, हो सकता है मैंने कहा ही हो, लेकिन आशय ये गया कि भाई हॉस्टल के सभी लोग बेकार होते हैं। ठीक, अभी अगला बताना शुरू कर देगा कि हॉस्टल में कौन कौन ठीक होते हैं और क्या क्या ठीक होता है। एक लंबी लिस्ट लेके बताएगा। ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, स्लिप होगा तो वही होगा, चाहे सुनने में हो चाहे बोलने में हो, जहाँ भी हुआ हो, शुरू वहीं होगा, शुरू वहीं होगा। जी भैया, इसमें अगर मेरा कोई दोस्त या मेरा रिलेटिव है तो मैंने 2-3 महीने पहले कुछ मेरे साथ हुआ था। मेरे 3,000 रुपये मेरे बैग में या मेरी अलमारी में थे, तो वहाँ से चले गए। हमें पता भी है कि अगले व्यक्ति ही हो सकता है, तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? वही, अगर उसको ठीक से देखिएगा ना, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। मेरी नीड क्या है? पैसा सुरक्षित रहे। 2 काम होगा, आगे से उपाय कर लें पैसे की सुरक्षा का, जो भी करना हो। ठीक, तो आगे की प्रॉब्लम तो हल हो गई। हमारी फंडामेंटल नीड क्या है? पैसा सुरक्षित रहे, उसका उपाय कर लें। अब अभी के लिए क्या करेंगे? अभी के लिए एकदम सिंपल है कि हम अगले को बता सकते कि ये पैसा खो गया है। ठीक, और पूछ सकते हैं अगले से, ठीक, कि क्या स्थिति है उसकी। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? या तो अपने सीसीटीवी कैमरा और वो सब लगा के रखिए पहले से। आगे की सुरक्षा के बहुत उपाय हो सकते हैं। आप सीसीटीवी लगा के रखिए, आप लॉक लगा के रखिए, कोई ले जाएगा दिख जाएगा। फिर आपको लॉक की चाबी देखनी पड़ेगी कहाँ रख रहे हैं, फिर देखना पड़ेगा। देखिए, कार्यक्रम जितने भी बनाने जाते हैं ना, वो तो योग्यता को देख के ही बनाए जाते हैं, कॉम्पिटेंस क्या है उसको देख के ही बनाए जाते हैं। पर किसी भी सिचुएशन में आप जीने जाएंगे तो ये भाग को अगर नहीं ठीक बना के रखेंगे तो सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला, नहीं निकलने वाला। हाँ, आप कुछ और कह रहे थे क्या? भैया मैं बोल रही थी कि जैसे नीड तो सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है। ठीक है, जैसे सामने वाले की नीड है एक्सट्रीम क्लीनलीनेस, ठीक है, टू मच सफाई।
या प्रायोरिटी है, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी ये नहीं है, फिर भी अपन कोशिश करें कि अपन उसको फुलफिल कर सकें, ठीक है, बट अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग भी अपन को वर्क करना होता है, अपने कुछ कमिटमेंट्स होते हैं। तो ऐसा भी मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है कि कभी कभी नहीं होता है तो भी उसमें बहुत सारा कुछ हो जाता है, तो उसको कैसे डील किया जाए? दो चीजें करने की जरूरत है। एक, हमको परिवार के रूप में बैठ करके क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, उसको सबसे पहले तय करने की जरूरत है। हमारा वही भाग आज के दिन ज़्यादातर परिवार में मिसिंग हो गया है। हमारा निर्णय ही परिवार का निर्णय नहीं होता, सब टुकड़े टुकड़े में निर्णय लेके बैठे हुए हैं और परिवार में इकट्ठे हैं। ठीक है, वो सब अलग लक्ष्य, अलग कार्यक्रम के साथ एक जगह इकट्ठे हो गए। कॉमन गोल और कॉमन प्रोग्राम अगर नहीं होगा तो परिवार का मतलब क्या है? मैं आज ही ब्रेक में किसी को कह रहा था, हाथ अलग डायरेक्शन में चले, पैर अलग डायरेक्शन में चले, आंख अलग चले, कान अलग चले, नाक अलग चले, शरीर स्वस्थ कहेंगे कि बीमार कहेंगे? स्वस्थ शरीर का मतलब ही होता है कि इसके सभी पार्ट्स में एक एप्रोप्रिएट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है और सब एक निश्चित लक्ष्य में काम कर रहे हैं। तो आंख, कान, नाक सब एक जगह फोकस्ड रहता है, तब तो आपकी बात सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, नहीं तो कैसे होगा जी? कैसे होगा जी? जी जी ये सफाई के लिए बोल रहे हैं ना दीदी, तो इसमें क्या होता है कि जो घर के जेंट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये मामला केवल जैसे किचन का या वहाँ का है तो आप लोग लेडीज मिलके सोल्व कर लीजिए, लेकिन वो लेडीज मिलके जब सोल्व करती है तो वो सोल्व होता नहीं है कभी भी, और ये चलता रहता है, और ये यही नहीं बहुत सारी लेडीज के साथ हो रहा है ऐसा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वो देखिए, किसी भी, मैं एक लाइन में कहूँ, परस्परता के, म्यूचुअल के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, सार्थक संवाद। हम युद्ध के मैदान में भी लड़ लेते हैं ना खूब, लौट करके टेबल पे बैठ के बात कि नहीं? सारे ही निर्णयों की जगह तो एक ही होती है, सार्थक संवाद। हम उसको जितनी सटीकता से करना सीख पाएंगे उतना ठीक से कम्युनिकेशन हो सकता है। ये सब जगहों पर एक ही बात है कि जो उनकी नीड है क्लीनलीनेस की, सफाई की, देखिए आपस में नहीं सुलझा सकते हैं तो बाकी लोगों को भी थोड़ा भागीदारी करना चाहिए। लेकिन आप अगर फिर से पूछेंगे कि जब अगला घर का जेंट्स कह रहा होता है ना तुम लोग आपस में सुलझा लो, तो ये नहीं कहना चाहता है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ इसमें, वो ये कहना चाहता है कि मैं अपना सर नहीं फुरवाना चाहता हूँ इस बीच में पड़ के। ये हमको तो एकदम सीधा सुनाई देता कि वो कह क्या रहा है। वो एग्जैक्टली ये कह रहा है कि देखिए मसला मेरे बस के बाहर का है, तुम लोग अपना तो करवा ही रहे हो, हमारा भी कभी जो है कबाड़ा करवाओगे, हमको सुकून से रह लेने दो थोड़ी देर। कह तो यही रहा है ना वो। तो ऐसा नहीं है कि वो कोऑपरेट करना नहीं चाह रहा है, उसको कैपेबिलिटी नहीं दिखती है अपनी कि इसमें पढ़ के कुछ सॉल्व भी हो सकता है। तो किसी भी जगह पर देखेंगे ना तो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन ही एकमात्र उपाय है दूसरे के साथ जीने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और उसको जितना हम परिवार में कर पाएंगे ना उतना धीरे धीरे उसको बड़े स्केल पर हम समाज में, राष्ट्र में, विश्व तक कर सकते हैं। एक परिवार में ही हम 4 लोग उसको हल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सबकी मंशा एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी है, हमको पता है, तो बड़े स्केल पर कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम कि 2 राष्ट्रों के बीच चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, 2 समाजों के बीच की चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। हमको कहीं ना कहीं परिवार को उस ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में लेने की ज़रूरत है जहां हम इन चीज़ों का ठीक से अभ्यास कर सकें। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ अस। परिवार में वो सार्थक संवाद के ग्राउंड के रूप में लेने की ज़रूरत है उसको। उस संवाद को अगर हम सार्थकता से नहीं करेंगे निष्कर्ष कुछ विशेष नहीं निकलेगा। तो और उसका तरीका इतना ही है, अगला की नीड और अपनी नीड को हम रख करके बात कर सकें। तो आपकी नीड अगर एक्सट्रीम क्लीनलीनेस की है तो हम अपनी परिस्थिति बता पाएंगे कि सारे जॉब सिचुएशंस और वो सब के साथ इतना हो सकता, हमसे रिक्वेस्ट कर सकते कि क्या इतने से काम चल सकता। ठीक है,
यही ऑप्शन समझ में आता है कम्युनिकेशन का। जी जी भैया, आजकल एक चीज़ और देखने में आ रही है, जब सहयोग की बात चल रही है, चाहे वो परिवार में हो, दोस्तों में हो। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं अपना जीवन बहुत ही संयमित तरीके से जीता हूँ, और 2 रुपये बचा के इसलिए बताते हैं कि आगे बच्चों के एजुकेशन सही ढंग से चले, या अचानक कोई भारी बीमारी हो तो। लेकिन इस बीच में किसी मित्र का फ़ोन आता है कि मेरे पिताजी भर्ती हैं हॉस्पिटल में और मुझे पैसे की ज़रूरत है, अपने कंडीशन बताते हैं, मैं 1 महीने में लौटा दूंगा, 2 महीने में, और हम भी संवेदनशीलता के कारण मदद भी करते हैं। लेकिन बाद में 2 महीने तो छोड़ो, 2 साल 4 साल, एक के साथ में समझ में आता है, 2 के साथ में समझ में आता है। मतलब ऐसा बहुत बार हो रहा है। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि जब हमें जरूरत पड़ रही है हारी बीमारी में, पैसा दिया हुआ तो वापस आने की दूर दूर तक बात नहीं है, सहयोग करते हैं, लेकिन संवेदनशीलता का लोग फिर शोषण भी करते हैं। हम उनके भाव भी समझ रहे हैं, उनको भाव से सहयोग भी कर रहे हैं, व्यवहार भी अच्छा चल रहा है, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन परस्परता में वो निभता नहीं है। एक तरफ से तो हम पूरा प्रयास करते हैं। अगली बार कोई फोन करके मांगे ना पैसा, तो उसको कहिएगा मैं एक दोस्त और नहीं खोना चाहता हूँ। यस, हाँ बिल्कुल। कम से कम 10 दोस्तों को, ऐसे पारिवारिक लोगों को, मतलब जिन्होंने फोन उठाना ही छोड़ दिया। इवन एक दोस्त तो नेपाल गया था घूमने, उसके कार का एक्सीडेंट हो गया, वहां मैंने उसको 40,000 रुपये भेजे। फिर उसके पिताजी का देहांत हुआ तब उसको भेजे। अब मतलब 2 महीने इससे छोड़ो, 4 साल हुआ, कहना मतलब वो संबंध ही गया। अब इसीलिए ये जो सुविधा से सहयोग है ना, उसको सबसे नीचे इसीलिए लिखा है कि इस जगह के सहयोग से कुछ बहुत उपलब्धि होती नहीं है। आप उनका तो छोड़िए, घर के बच्चों के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के लिए जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, सुविधा से तो बहुत सहयोग करते हैं। आप तो 30,000, 40,000, 50,000 के हिसाब कर रहे हैं जी, यहाँ तो करोड़ों का हिसाब नहीं है। उसके बाद भी कौन सी तृप्ति हो जाती है एक दूसरे के साथ जीने में? आप 50,000 में तृप्ति ढूंढ रहे हैं। तृप्ति नहीं ढूंढ रहा। मैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट बी सीरियस। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सुविधा वाला सहयोग तो जितना बन सके सहजता से उतना ही करने की जरूरत है। ये ऊपर वाला जो सहयोग है ना, भाव का, स्नेहपूर्ण वचन का, व्यवहार का, ये तीनों सहयोग तो बहुत सहजता से सब जगह किया जा सकता है। सेवा वाला कम से कम अपने परिवार में, नज़दीकी मित्रों में जो हमारा क्लोज रिलेशनशिप है, वहाँ हम जी लें, चल जाएगा। सुविधा वाला परिवार भर में भी कर लें तो भी ठीक है जी, नहीं हो सकता है उससे बाहर तो ना करें। बट ये ऊपर वाला बिंदु को अगर नहीं इंश्योर करेंगे ना, तो फिर बात बहुत बढ़ती नहीं है सुविधा से। और ये बात सही है कि एक तरफा निर्वाह करने जाएंगे तो सुविधा वाला निर्वाह तो एक तरफा नहीं हो सकता है। कैसे होगा जी? आप आज भी हमसे 10,000 मांगो, कल 20,000 मांगो, परसों फिर मांगो, कहाँ तक दे पाएंगे? लेकिन सही भाव वाला निर्वाह एक तरफा हो सकता है, सही वचन का निर्वाह एक तरफा हो सकता है, सही व्यवहार एक तरफा हो सकता है। ये तीनों चीज एक तरफा हो सकती है, कम से कम परिवार में। मैं अभी बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, हो तो बाहर भी सकता है, लेकिन परिवार में तो बहुत सहजता से ये वन साइडेड हो सकता है। और यही करना कहीं ना कहीं बीज पैदा करता है अगले में भी ठीक होने का। मैं अपनी नर्मदा यात्रा का उदाहरण रोज रोज दे रहा हूँ कि अगर एक आपको सुबह भी निस्वार्थ सेवा मिलती है, आत्मीयतापूर्ण ढंग से, दोपहर भी मिलती है, शाम भी मिलती है, रात भी मिलती है, आज भी मिलती है, कल भी मिलती है, परसों भी मिलती है, पत्थर से पत्थर हृदय में भी एक दिन सेवा का वो अंकुर उदित हो जाता है। लगता है कि यार हमको भी कुछ करना चाहिए, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुत लंबे समय से मैंने किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं निभाई, और फिर एक दिन मुझे ये सुनने को, सब समझने को मिला, और आज ही मैंने सोचा मैं सही भाव, सही स्नेह और सही वचन के साथ अभी कुछ मांगने जाती हूँ। मांगने की देने? मांगने यही पहले ठीक कर लेना चाहिए। और मुझे वो आज ही मिल जाएगा, बिकॉज श्याम भैया मेरा भाव भी सही है, मेरे वचन भी सही है, और तो ठीक है। हाँ, समझ गया। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, 2 बात कहूँगा इसमें। ये अच्छा प्रश्न है। हमको ये समझना जरूरी है कि अगर हम किसी संबंध में ठीक जीना चाहते हैं
तो मूल मुद्दा इन सब का निर्वाह अपनी ओर से करना है, ना कि मांगना है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरों से मांगने के लिए ये सब टेक्निक यूज करके जाइए। हम तो ये कह रहे हैं कि दूसरों के साथ सेवा, सहयोग, व्यवहार, वचन, भाव, ये सबको जितना सटीकता से हम देने की प्रवृत्ति से जी पाते हैं ना, वहां से फिर अगले में भी देने का अंकुर पैदा होता है। हमारे उस तत्परता से जीने से अगले में भी जीने की वो प्रवृत्ति पैदा होती है। एक बात तो मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो करने भी जाएंगे तो कितने दिन में रिस्पॉन्स मिलेगा, इसका भी एक ही उत्तर है, जितना बड़ा गड्ढा खोद रखे हैं भरने के लिए उतनी मिट्टी डालनी पड़ेगी कि नहीं। 5 फीट गहरा गड्ढा है तो 5 फीट मिट्टी, 10 फीट गहरा गड्ढा है तो 10 फीट मिट्टी। एक रुमाल पे अगर 20 गांठ लगा रखे हैं तो खोलने जाएंगे तो कितना खोलना पड़ेगा? 20, 10 लगाए हैं तो 100, लगाए हैं तो 100। तो अगर 10 साल पुराना कोई अकाउंट है तो मैं मानता हूँ साल भर समय तो कम से कम चाहिए उसको रीसेटल होने में। नहीं तो आप बदल के भी प्रस्तुत होते हैं ना, अगला कुछ समय तक तो ऐसे ही देखता है कि ये आपकी कोई नई स्ट्रेटजी तो नहीं है। कैसे जिएगा जी? मैं आपके साथ रोज जो है खराब जीता रहा हूँ, कल बदला हुआ दिखाई दूँ तो आप तो यही सोचेंगे कि कोई नया जाल बिछा के आया है एक और तरीके से हमको ठगने के लिए। वो तो जब आप कंसिस्टेंटली उसको थोड़े लंबे समय तक देखते हैं तब आप अपना परसेप्शन हमारे बारे में बदलते हैं। तो परसेप्शन बदलने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। जैसे हम पहली बार मिले एक दूसरे से, आपका कोई पुराना बैकलॉग नहीं है हमारे साथ, तो हम जीरो से बात को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से हमारे बारे में 10 नेगेटिव फीडबैक मिला हुआ हो, आप आ भी गए हैं यहाँ, तो भी आपको कुछ दिन और कुछ समय लगेगा नॉर्मल होके बात सुनने में। नहीं तो वो नेगेटिव फीडबैक अंदर चलता रहेगा। तो जितना पुराना गड्ढा खोद रखे हैं उतना समय भरने में तो लगता है। तो 10 साल का है तो 1 साल लगेगा, 20 साल का है तो 2-2.5 साल लगेगा, 1 साल का है तो महीना 1.5 महीना में ठीक हो सकता है। जीरो पे हैं तो आज से शुरू कर सकते हैं। नहीं, पर बता दूं, मुद्दा ये सबको देने से शुरू करने का है, ना कि ये सबको मांगने से शुरू करने का है। कंटिन्यू जी। वही, ये देना इसलिए है कि हमारे तृप्ति पूर्वक जीने का डिजाइन यही है। ये देना इसलिए नहीं है कि हमको बदले में लौट के चाहिए जी। इसका रिटर्न अपना सुख है, वो डायरेक्ट मिलता है, इंस्टेंटली मिलता है। इसमें कोई पुराना उधार नहीं है। हम जितनी देर स्नेह के भाव से जीते हैं हम सुखी रहते हैं, जितनी देर विरोध के भाव से जीते हैं दुखी रहते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई देता है। भैया 1 सेकेंड इनका सुन के आता हूँ। मैं बहुत सारी फैमिलीज़ के, मतलब जो मेरी एज के किड्स हैं या मेरे से थोड़े छोटे या बड़े, उनके पेरेंट्स को भी, और जितने जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनके पेरेंट्स का भी। सो आई हैव ऑब्जर्व दिस पैटर्न इन पेरेंट्स कि अगर हम लोग सब लोगों के बीच में हैं और हमको हमारी बात रखनी ना, तो दे वोंट टॉक इन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन में बात करेंगे, कमेंटिंग में बात करेंगे, टॉन्ट्स में बात करेंगे। दे डू दिस। और जब बच्चा, क्योंकि बच्चा आप ही से सीख रहा है एंड दे रिपीट इट, पर जब बच्चा ऐसा करता है तो आग बबूला हो जाते हैं एकदम से। आइदर आप या तो वो करो मत, और या फिर अगर वो कर रहा है तो उसको सहन करने की हिम्मत रखो। हमारे टीचर कुछ, हाँ। हमारे टीचर कहते थे यदि तीर चलाना सीखते हो तो तीर सहना भी तो सीखो। हाँ। हमारे क्लास 7th के टीचर का डायलॉग हमको याद है आज भी। पर मेरे हिसाब से पूछेगा तो मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पहले ही जगह पर एज ए पेरेंट अगर हम टॉन्ट कर रहे हैं, किसी तरह से कमेंट कर रहे हैं, अपमान, एक तरह का अपमान है वस्तुतः, विश्वास का अभाव है और सम्मान के बदले अपमान है। ये तो देखिए किसी को भी दर्द और पीड़ा देने वाला है। ठीक है, ये फिर सार्थक शिक्षा संस्कार नहीं है, ये सही ध्यानाकर्षण नहीं है, ये तो एक दूसरे को घाव पैदा करने का तरीका है। और जो बात आप कह रहे हैं ना कि बच्चा जब वो सीख के पलट के जवाब देता है तो शिकायत होती है, ये शिकायत इसीलिए होती है कि अपमान पूर्वक जीता हुआ व्यक्ति भी दूसरे से तो सम्मान की ही अपेक्षा रखता है।
विरोध पूर्वक जीता हुआ व्यक्ति भी दूसरे से तो स्नेह की ही अपेक्षा रखता है। अविश्वास और शंका में जीता हुआ आदमी भी दूसरे से तो विश्वास की ही अपेक्षा रखता है। जिंदगी भर धोखे और बेईमानी में जीता हुआ आदमी भी दूसरे से तो ईमानदारी की ही अपेक्षा रखता है। इसलिए वो जैसे ही ब्रेक होता है शिकायत शुरू हो जाती है। ठीक है, उचित क्या है? उचित तो यही है कि दोनों पक्ष इनको समझ करके ठीक से जीने का काम कर सकें। नहीं हो रहा है तब तक क्या करें? अपने फीलिंग और नीड को बिना आरोप प्रत्यारोप में गए हुए, बिना ब्लेम गेम में गए हुए अपने नीड को, अपने फीलिंग को ठीक से एक्सप्रेस किया जाए अगले तक। और अगर अगला बोल रहा है ऐसा जो ठीक नहीं है तो उसको छान करके, फिल्टर आउट करके सिर्फ नीड और फीलिंग को सुना जाए, कंसर्न को सुना जाए। तो पेरेंट डांट के बोल रहे हो तब भी और बच्चा रिएक्टिव होके बोल रहा हो तब भी, दोनों ही समय में इसको छान करके सुनने की जरूरत है। सुना मैंने क्या कहा? बताओ। माइक लो, माइक 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 माइक। जब भी कोई बोल रहा है, अगर वो बुरी तरह से भी बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, उसका वो सब भाव हटा के वो उसकी नीड को पहचानने की जरूरत है। जी, नीड हाँ, और फीलिंग को पकड़ने की जरूरत है। और खुद बोल रहे हैं तब, खुद बोल रहे हैं तब वो सिर्फ नीड और फीलिंग ही बोलनी है, छान के ही बोलना है। अपना नीड और फीलिंग बताया जाए, दूसरे को ब्लेम नहीं किया जाए। हमारे लैंग्वेज में ब्लेम होने के बदले अपना फीलिंग और नीड होने का ज़रूरत है। कुछ आप कह रहे थे। थैंक यू। जी भैया, छोटी सी शेयरिंग ही है। एक तो आपने अभी बोला ये कि सही शिक्षा संस्कार हो, और दूसरा मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ कि सही शिक्षक भी हो, और ये दोनों अवेलेबल हैं। तो शेयरिंग ये है भैया कि 2.5 साल से इस कंटेंट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और पिछले लास्ट दिसंबर में आपका शिविर किया, फिर अभी वीज़ापुर में किया। तो वीज़ापुर में एक बात पर बहुत अच्छे से ध्यान भी गया, उसमें भी गया था, लेकिन उस बात का थोड़ा प्रमाण और जीने में उसको जब अभ्यास किया तो वीज़ापुर में मैंने इसको और अच्छे से समझा। और अभी इस शिविर में रहते रहते वो बात जो ध्यान में आई है कि कितना ही बड़ा गड्ढा हो, अगर इन चीज़ों को थोड़ा ठीक कर लिया जाए तो वो 100% भरेगा, ऐसा मेरा विश्वास बनता है। कौन आदमी घाव में रहना चाहता है? आप बताइए ना हमको, खरे लोगों से पूछ के देख लीजिए। जी, एक आदमी भी है जो घाव में रहना चाहता है, पीड़ा में रहना चाहता है। कौन भरना नहीं चाहता है? और भैया वीजापुर में जब था तो एक घटना भी घटी 4-5वें दिन, और उसकी वजह से ये निर्णय हुआ कि मेरे को आपका शिविर छोड़ के जाना है। ऐसा कुछ घटना यहाँ पर हुई थी, मुझे जाना है। लेकिन उस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और प्लस आप जो हर लेवल पर ध्यान दिलाते हो, ये सबसे बड़ी खूबी है कि अगर भाव पर नहीं हो रहा है तो विचार में कैसे होगा। विचार पे समाधान की आपने बात की थी, और फिर उसके बाद आप ये भी नहीं हो पा रहा है तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ते हैं आप जिसमें कहीं उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ऐसी संभावना ही नहीं बनती। अगर इसको ठीक से समझें, इसका ठीक से अभ्यास करें तो ये मेरे को समझ में आया। और मैं आपके शिविर को भी पूरा करके आया आराम से, और उसके साथ वो स्थिति भी आराम में बनी रही। वहाँ रहते हुए जो सॉल्यूशन करना था वो भी आराम से हो गया है, और उसके बाद इस शिविर में भी आराम से बैठ करके उस पर काम कर पा रहे हैं। देखिए, आदमी ठीक होना चाहता है, ये भरोसा भर अगर हो जाए ना, सिर के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। हम बहुत बोझ लेके घूम रहे हैं जिंदगी में, इतने तनावों को लेकर के हम में से ज़्यादातर लोग घूम रहे हैं कि दूसरा कोई नहीं चाहिए बहुत दुखी करने के लिए। एक बार ये विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव स्थिर होने लगता है ना अपने में, जिंदगी के बहुत सारे बोझ उतर जाते हैं सिर के ऊपर से, और जिंदगी बहुत सहज लगने लगती है। और इस सब से भैया इतनी कृतज्ञता का भाव आता है आप सबके प्रति। और मेनली सुनील जी आगीवाल, जो हम दूसरे रास्ते से निकलते हैं वो सामने आके पकड़ लेते हैं कि एक बार शिविर कर लो, पर उस समय तो लगता है कि ये क्यों पीछे पड़े हुए, लेकिन आज लगता है कि इनका वो पीछे पड़ना कितना हमारे लिए जीवन में कितना सार्थक रहा है। बढ़िया। हाँ, दीदी कुछ कह रही है, माइक। भैया ये तो पता चल गया कि ऐसे जीना चाहिए, ठीक है, बट
उस टाइम पे समझ नहीं आता है जब हमें कुछ करना है, ठीक है, या फिर कुछ क्या करना है वो पता नहीं है, बट हम डेली इन भावों के साथ या इस तरीके से जीते जा रहे हैं और लाइफ बहुत मोनोटोनियस ही हो गई है, ठीक है। तो फिर अपने आप विरोध का भाव आ जाएगा कि ये सब भी करते जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम भी किसी चीज़ के लिए बने हुए हैं, भगवान ने हमें भी तो भेजा है कुछ करने के लिए। क्या पता इसी के लिए भेजा हो भगवान ने कि अगला कैसा भी वही। जिए अगला कैसा भी जिए, हम तो तृप्ति पूर्वक जिएंगे और दूसरे का सहयोग करेंगे। इससे अधिक क्या हो सकता है जो कोई आदमी कर सकता है। फिर वो भी लगता है कि बिल्कुल सही है, इसी के लिए भेजा और अंदर लगते ही है, बट ये होता है कि एक सीमा में नहीं, ये भी करना है तो एक लेवल पे करना है। क्या है ना, देखिए अभी ऐसा जो लगता है ना कि लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी ये सब करते हुए, ठीक से देखेंगे ना जिंदगी में, ये जो एक्साइटमेंट से हमको हैप्पीनेस की जरूरत पड़ती है ना, ये जरूरत ही इसीलिए पड़ती है कि जिंदगी एक गड्ढे में पड़ी हुई, ठीक है। एक गड्ढे में पड़ी हुई जिंदगी को ही बीच बीच में एक्साइटमेंट चाहिए। जिंदगी अगर एक नॉर्मल स्टेट में हो ना तो बहुत एक्साइटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे अगर आपके दिन भर के जीने में सभी लोग आपके साथ ठीक से जी रहे हों और आपको तनाव नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो तनाव उतारने के प्रोग्राम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात पकड़ में आती कि नहीं? बहुत सारी बार कुछ भी नहीं करने से ऐसे ही टाइम जा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है ना। तो हम ये कहाँ कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया जाए, हम तो कह रहे हैं इतना काम किया जाए, ठीक है। जनरल बस ये ऐसे नॉर्मल डेली रूटीन वर्क करे जा रहे हो। नहीं, ये जितना देखिए क्या हो रहा है अभी कि ये डेली रूटीन वर्क के रूप में भी ये हमको बोझ इसलिए लगता है कि स्नेह का भाव नहीं है। मैं फिर से उस बात को याद दिलाऊंगा कि हमारा अगर किसी के प्रति स्नेह का भाव होता है ना, हम आगे बढ़ के 4 काम उसके लिए करना चाहते हैं और करके हमको खुशी मिलती है, वो बोझ नहीं लगता है हमको। मैं बार बार ध्यान इसलिए दिला रहा हूँ कि प्रॉब्लम उस भाव की जगह पर है, उसको नहीं पूरा करके एक्साइटमेंट के 20 प्रोग्राम भी जिंदगी में जोड़ लेंगे, कुछ बहुत तृप्ति नहीं मिलेगी। तो मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, एक्साइटमेंट के प्रोग्राम रखने हैं रखें, लेकिन ये समझें कि इलाज तो यही है कि भाव की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाए, और वो बोरिंग नहीं है बल्कि वो फुलफिलिंग है, वो अभाव को भरने वाला है, न कि तनाव को पैदा करने वाला है। हमारा एक दूसरे के साथ तृप्ति पूर्वक जीना हमारे जिंदगी के अभावों को भरता है, न कि हमारे अंदर तनाव पैदा करता है। करके देख लीजिए इसको, 1 दिन 2 दिन पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चले। इतना कठिन नहीं है संवाद, ईमानदार होने की जरूरत है। देखो मैं बार बार कहूँगा, भाव ठीक होना और ईमानदारी के साथ उसको जीना, ये मुद्दा है। कम्युनिकेशन को एक टेक्निक और टूल के रूप में यूज करने की जरूरत नहीं है, वो है तब तो देखो बेईमानी है, फिर कुछ काम नहीं करेगा। मैं अभी से बता दे रहा हूँ। बल्कि अगर इसको तुम यूज कर लिए 2-3 बार और अगले को पता चल गया, तुम अपना गड्ढा इतना गहरा कर लोगे कि आगे से भरोसा करना और कठिन हो जाएगा। फिर ये टूल भी काम नहीं करेगा। एक टूल और गया, गड्ढा और पैदा कर गया। एक उपाय जो काम कर सकता था उसको हमने बिगाड़ लिया। मैं बार बार कहता हूँ कि ये ऐसा है कि हमने दवा को जहर की तरह प्रयोग कर लिया। अब तो आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा, सामान्य ट्रीटमेंट से काम भी नहीं चलेगा। एक बात की तरफ ध्यान गया जो आपने अभी दिलाया ना, जनरली जो मैं देखता हूँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है। हम या तो टूल को मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर टूल पर डाउट करते हैं, बजाय ये नहीं करते कि मैंने ठीक से नहीं समझा है। तो मुझे तब ये दिखाई देता, जब भी कोई इस तरह की समस्या होती है या मैं परेशानी में जाता हूँ, तो मुझे ये दिखाई देता कि यहाँ मैं कहीं कहीं चूक रहा हूँ, जो बात समझनी है उसको उस तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये मिस्टेक हो रही है, ना कि कंटेंट में या इस बात के अंदर कमी है, इस टूल में कमी है।
मैं तो इसको एकदम क्लियरली देखता हूं कि एक ओपन माइंड से ट्राई करने की जरूरत है। ओपन माइंड से, खुले मानस से प्रयोग करके देखने की जरूरत है। रिजल्ट आएगा तो आप खुद ही चलेंगे जी, करके तो देखिए, और नहीं ठीक लगता हो तो सवाल पूछ लीजिए। हम तो लाइव डेमो करके भी देख सकते हैं, यहाँ करके देखना हो तो समस्याएं हल कैसे नहीं होंगी जी, लाइव डेमो में हल हो सकता है। इतना ही जरूरी है कि इन पैरामीटर्स को इंश्योर करने की जरूरत है। बढ़िया, हम थोड़ा पहचान सम्मान के संदर्भ में भी कुछ बात को कर देते हैं। ये उसी से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। आपके पास स्लाइड तो होगी ही सब, तो मैं उस पर भी थोड़ी बात ब्रेक करने के पहले कर देना चाहता हूँ। ये पहचान या सम्मान आज के दिन एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है बहुत बार लोगों के लिए, ठीक है। एक मुद्दा ये पहचानने की है कि ये जो पहचान या सम्मान हम ढूंढ रहे हैं, ये बाहर से ढूंढेंगे या अपनी नज़रों में उसको हम सुनिश्चित करेंगे। कि ये पहचान भी जो हम चाहते हैं, एक रिकॉग्निशन अपना चाहते हैं, एक जो हम अपना स्वीकृति चाहते हैं, वो पहले हम जहाँ खड़े हैं वो हम ही खुद को स्वीकार हों ये चाहेंगे, या दूसरे लोग हमको मान लें ऐसा वो चाहेंगे। हम वैसा हो जाएं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या दूसरे लोग उसको मान भर लें ये महत्वपूर्ण है? ये अंतर समझ में आता है ना। दूसरे मान लें अगर इतने पे ही ध्यान होगा तो बाहर से दिखना दिखाना प्रमुख हो जाएगा। दूसरे हमको ठीक मान लें अगर इसी पर जोर होगा तो बाहर से दिखना दिखाना प्रमुख हो जाएगा, ना कि अंदर से हम वैसे हों ये प्रमुख होगा। और अंदर अगर हम वैसे नहीं हैं और बाहर दिखा रहे हैं, दूसरे को पता चले नहीं चले, अपने को तो हर क्षण पता चलता है। दूसरे को न पता चले, अपने को तो हर क्षण पता चलता है कि हम क्या हैं। और अपने अंदर ही एक लगातार तनाव बना रहता है, क्योंकि जैसा मैं हूँ और जैसा मैं दिखा रहा हूँ दोनों में भेद है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कंट्राडिक्शन है, दोनों में गैप है। ये गैप कॉन्स्टेंटली हमको परेशान करता है, दुख देता रहता। होता नहीं होता? दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं कि प्रशंसा या अपमान दूसरे से अगर मिल भी जाए तो अपनी स्थिति में क्या बदलाव होता है? हम मूलतः जैसे हैं वैसे ही रहते हैं कि हम बदल जाते हैं? एक कौवा को 100 बार हंस कहिए, वो हंस हो जाता है क्या? एक हंस को 20 बार बगुला कहिए, वो बगुला बन जाएगा क्या? तो हमारे को अगर आप बेवकूफ़ भी कहते हैं तो मैं उससे बेवकूफ़ नहीं हो जाता, और हमारे को आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान भी मान लेते हैं तो उससे मैं सर्वश्रेष्ठ विद्वान नहीं हो जाता। मैं तो जो हूँ वही रहता हूँ। आपके मानने या नहीं मानने से मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। जो मेरा एक्चुअल स्टेट ऑफ बीइंग है वही रहेगा ना जी। माइक दे दीजिए प्लीज। अगर आप समझदार हैं तो आपकी स्टेट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मेरे पे लेता हूँ, अगर मैं समझदार नहीं हूँ चलेगा तो फिर फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। हाँ कहिए ना, मैं उत्तर दूंगा। हाँ, जैसे अगर मैं किसी कंपनी में बॉस हूँ, मैं गलत भी करता हूँ, सही नहीं भी करता हूँ, या कभी सही भी करता हूँ, तो जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा तारीफ़ करते हैं कि हाँ सर आपने सही किया। उनको लगता भी है गलत भी करता हूँ, लेकिन वो बोलते हैं हाँ सर आपने सही किया, क्या डिसीजन लिया। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरे मन में एक ऐसा आ जाता है कि मैं तो हमेशा सही ही करता हूँ, क्योंकि मैंने जो मुझे फीडबैक मिला, तो हालांकि वो फीडबैक गलत था, पर अगर मैंने उसको सही माना तो मुझे ऐसा एक घमंड सा आ जाता है कि मैं तो गलत कर ही नहीं सकता हूँ। सालों से तो मैं, सभी लोग तो उसको कर ही रहे हैं, पर बता ही रहे हैं ऐसा। जी, सालों से लोग कह रहे हैं सब ऑफिस में कि ठीक है, लेकिन पत्नी और बच्चे मानने को तैयार नहीं।
ठीक है, वो इसलिए और बड़ी प्रॉब्लम है, देता हूं ना होता क्योंकि है। मैंने घमंड मेरे उसमें आ गया। अब घर में तो वो बात तो मान नहीं रही मेरी पत्नी। तो जो आप बता रहे हैं ना, उसका मतलब इतना ही है कि रोग अंदर यथावत बना रहता है, रोग अंदर एज इट इज बना रहता है, हमारा ध्यान और उसकी तरफ से इग्नोर्ड हो जाता है, हम भ्रम और पाल लेते हैं कि हम ठीक हो गए। ये तो रोग एक गुना और बढ़ जाने की बात है कि एक तो करेला तीता, ऊपर से नीम चढ़ गया। हाँ। तो वही मैंने बोला कि वो इफेक्ट तो होता है। अगर मैं समझदार हूं तो नहीं होगा, वही। नहीं हूं तो फिर होता ही तो है। उस तरह से देखेंगे ना, तो उसका मतलब यही है कि स्थिति और खराब हो जाती है। ये लिख देना चाहिए हमको। जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि स्थिति और खराब हो जाती है। ठीक ही कह रहे हैं। दूसरा भी है कि सपोज करो मैं सही हूं और मुझे बार बार कोई गलत एवेल्युएट करके ये बता रहा है कि तू तो निकम्मा है, तो धीरे धीरे करके अगर मैं एवेल्युएट नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, तो इन अ सेंस मैं निकम्मा हो भी जाता हूँ। वही तो जो दोनों स्थिति आप बता रहे हैं, उसका मतलब ये आगे लिख देना चाहिए कि वास्तविक स्थिति और खराब हो जाती है। लास्ट बात ये लिखा है कि ये पहचान या सम्मान अगर चाहिए भी, तो इसको इंश्योर कैसे करेंगे? सही जीने और करने से या दूसरों से मांगने भर से? कि अगर हमको चाहिए भी पहचान और सम्मान, तो सार्थक परिवार और समाज में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन करके उसको इंश्योर करने का काम करेंगे, या वो सब तो कुछ नहीं करेंगे, मांगते रहेंगे कि तुम लोग सब हमारा सम्मान करो, हमारा पहचान करो, और यहाँ आया करो तो पहले हमको नमस्ते बोला करो, हम बोलें चाहे ना बोलें। ये पकड़ना जरूरी है कि ये पहचान या सम्मान अगर पाना भी है, सुनिश्चित भी करना है, इसी विधि से ही करना है, तो भी उसको कैसे करेंगे? सही जीने और सही करने के आधार पर उसको सुनिश्चित करने की, इंश्योर करने की बात करेंगे, या सिर्फ मांगने की बात करेंगे? जी नमस्कार सर। पहचान और सम्मान के नाते दूसरों से सुना हुआ या मांगा हुआ सम्मान कभी स्वयं को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, ना दूसरों की नज़रों में, ना समाज की नज़रों में, ना परिवार की नज़रों में। मैं ये मानता हूँ कि हमारा एक्ट, जैसे आप एक्ट कर रहे हो या आगेवाल जी एक्ट कर रहे हैं या और भी लोग जो एक्ट करते हैं, कहीं अपमान के क्षण भी आते हैं, उसके बाद भी आप धैर्य हो के आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं। किसी भी कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहे, लेकिन आप अपनी निरंतर गति कुछ सरोकार की है और बिना मान अपमान की है, उसको अपने पर नहीं लेते हो, तो इसका मतलब आपकी यात्रा ठीक चल रही है। जी, तो मुद्दा हमारा उनका नहीं है, उसको साइड करके हम बात करें। कोई भी आदमी, एक कौन को हटा के क्या पे बात कर रहा हूं मैं, कौन को साइड कर दिया, क्या पे बात कर रहा हूं। कोई भी आदमी अगर ठीक जीने का काम करता है तो उसकी स्वीकृति परिवार और समाज में होती ही है। ये ठीक जीने का काम नहीं करके अगर हम सिर्फ दूसरे से एक्सपेक्ट करते रहें, तो कितना भी प्रयास करें कुछ मिलना नहीं है। जो आप कह रहे हो उसका निष्कर्ष इतना ही है, इतना ही है। माइक प्लीज। भैया ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा पहचान और सम्मान स्वयं में है। जब दूसरे लोग उनका पहचान और सम्मान हमसे जोड़ देते हैं और वो चाहते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें, जो हमें लगता है कि नहीं नीड है। जैसे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि शो ऑफ की नीड नहीं है या बहुत सारी चीज़ों की नीड नहीं है, बट उनके अकॉर्डिंग करना होता है और वो हमारे थॉट से मैच नहीं होते हैं, तो क्या करें? हाँ। एक ही उत्तर है, संवाद। एकमात्र उत्तर है सार्थक संवाद, एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। जहां भी परस्परता में मिसमैच है, आप कुछ और देखते हो, मैं कुछ और देखता हूं, क्या करें अब हम लोग? डायलॉग, संवाद। और वही जगह है जिससे हम एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। आपके देखने का नजरिया कुछ और हो गया है, मेरे देखने का नजरिया कुछ और हो गया है, कैसे एक पेज पर आए हम? डायलॉग के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है जी? कैसे करिएगा, कैसे करिएगा? श्याम भैया,
जैसे मांगने वाला है, सपोज करो मैं मांग नहीं रहा हूँ सम्मान, लेकिन सोसाइटी में जो भी नाम्स बने हुए हैं सम्मान के, वो हो सकता है कि जैसे भी हैं वो अच्छे हैं नहीं है वैसे हैं। सपोज करो बहुत अमीर अगर कोई बनता है तो उसको सम्मान मिलेगा, तो मैं मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाता हूँ, बहुत पैसे दिन रात करके कमा लेता हूँ कि भाई मुझे तो सम्मान चाहिए, क्योंकि समाज में इस वजह से सम्मान मिलता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप समझ गए? एकदम सरल दो बात कहूँगा। एक ये कि बार बार ये पलट के देखना चाहिए कि सही करने और जीने से जो मिलने वाला सम्मान है वो ज़्यादा टिकाऊ है या पैसे के आधार पर मिलने वाला सम्मान। जैसे मैं आपसे पलट के पूछना चाहूँगा, आप ही रुक के देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी में सर्वाधिक सम्मान किन लोगों का करते हैं। हमने एक नोशन तो मान लिया कि भाई पैसे से सम्मान मिलता है। आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सम्मान किसका करते हैं? अगर वैसी भाषा में ही बात करनी हो जिसमें हम कर रहे ज़्यादा सम्मान कम सम्मान और उसी से सम्मान मिलता है, हम उस नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे, हम प्रॉपर मैं उसका सम्मान सबसे ज़्यादा करता हूँ जैसा मैं बनना चाहता हूँ। तो सपोज करो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं ठीक कह डॉक्टर रहे का, हैं। तो इससे ये तो तय हो गया कि पैसे वाले का सम्मान तो नहीं करते आप। अगर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ तो मैं पैसे वाले का सम्मान करता हूँ। मैं ढूंढना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, मैं इसलिए तो पूछना शुरू किया हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सम्मान किसका करते हैं, पलट के बताएं तो सही। हम एक सर्वे ले लेते ना, अभी हमको भी तो ज्ञान बढ़ेगा। माइक कहाँ है? जिनके पास हो वो बता दें। आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सम्मान किनका करते हैं? जो सरोकार के खूबसूरती से बिना मान अपमान के अपने एक्ट करते हैं उनका सबसे ज्यादा सम्मान। माइक साइड कर दीजिएगा, तब तक इनसे सुन लेते हैं। जिनके जैसा मैं बनना चाहती हूँ। जिनके जैसा मैं बनना चाहती हूँ। जैसे किनके जैसा बनना चाहती हो, उदाहरण दो। अब ये जनरल स्टेटमेंट से नहीं चलेगा। कोई सक्सेसफुल डेंटिस्ट है अगर तो। सक्सेसफुल डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट, चलो आगे बढ़ो। हम ढूंढना चाहते हैं ना, हमको भी तो पता चले। हाँ जी। कोई इनोवेशन करने वाला। अध्यापक। माइक बढ़ाते जाओ सब, दूसरे तीसरे साइड। हम चेक तो करें, हमको भी तो पता लगे कैसा चल रहा है संसार। जी आप जैसा बनना चाहिए। माइक बढ़ाते जाइए। व्यवस्था में भागीदार। कहाँ है जी? बढ़िया। हाँ सही का सम्मान करना चाहता। बढ़िया, आगे बढ़ाइए माइक। हेलो, मुझे अपने बड़े भैया जैसा बनना है। साइड दो। इससे पूछो उसकी तरह क्यों बनना चाहती है? उसकी अभी जरूरत नहीं है हमको। माइक दो। मेरे साथ जो अच्छा व्यवहार करता है मैं उसका सम्मान कर पाती हूँ। माइक दो आगे। पेरेंट्स का, फैमिली का, जिनके साथ मैं मोस्टली रहती हूँ। माइक दो और ईमानदारी से बताना, हमको कोई इंप्रेशन नहीं बनाना है तुम्हारा। जो तालमेल पूर्वक सभी के साथ जीता हो उनका। माइक बढ़ाओ। जिसका मेरे साथ संबंध अच्छा हो उसका। माइक बढ़ाओ। जो भी हमें सीखना है उसमें जो सबसे बेस्ट है। बहुत पलट के देखिएगा जिंदगी में, हमको लगता है कि पैसे से सम्मान होता है। हम ही नहीं करते हैं जी, दूसरों का तो छोड़िए, हम ही नहीं करते हैं। ये मान्यता बैठी हुई है, चल रही है। ढूंढना चाहिए। अगर वैसा होता तो इस देश के जो सबसे बड़े अमीर होते उनका बड़ा सम्मान हम लोग कर रहे होते। ठीक है, कर रहे होते। ज्यादातर को तो ये भी नहीं पता होगा कि दुनिया में सबसे अमीर कौन है आज के दिन। और भैया जैसे जिनसे सीखना है उनका जो हम सम्मान करते हैं वो भी तब तक करते हैं जब तक कि एक बार हम उनसे मिले, उन्होंने हमको अच्छे से सिखाया। पर अगर एक बार भी डांट दिया या बोल देना नहीं सिखाऊंगी मैं, तो ये तो मेरा है, मैं क्यों बताऊँ अपना, तो उधर वहाँ पे भी सम्मान फिर वो खत्म हो जाता है, फिर उसकी बुराइयाँ चालू हो जाती। ठीक कह रहे हैं, हम सहमत हैं। हाँ भैया, इसमें सम्मान अगर पैसे वाले को करना भी पड़े समाज के नॉर्म्स की वजह से, वो एक बहुत बड़ा बोझ लगता है। अननेसेसरी लगता है, लेकिन मजबूरी लगता है कि हम उसके आगे विवश है। ऐसा कैसा पॉलिटिशियन का भी कहीं भी हमारे ऑफिस में आते हैं तो उनको नमस्ते बोलते वक्त भी बेकार लगता है, लेकिन बोलना पड़ता है। ठीक कह रहे हैं। देखिए, तो जो करना पड़ता है उसका मतलब बहुत क्लियर है कि वो सम्मान तो नहीं है। ठीक है,
हाँ, आप ही बताइए फिर। भैया मेरा विचार तो यही है कि सादा जीवन और उच्च विचारों में उसी का सम्मान करना चाहता हूँ। बढ़िया। तो देखिए, ये जो हम मानते हैं ना कि पैसे वालों का सम्मान होता है, हमको बहुत ईमानदारी से देखना चाहिए कि पैसा बढ़ता जाता है तो हमारा सम्मान बढ़ता है उसके लिए कि नहीं बढ़ता है। ठीक, उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, हमको देखना चाहिए कि हमारा किसी के प्रति अपमान का भाव हो और उसके घर में पैसा बढ़ जाए तो हमारा भाव सम्मान का हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जी। पृथ्वी पर अच्छे जीवन की रचना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे, उसके लिए मेरा सम्मान बढ़ेगा। बहुत। हाँ, आप कुछ कह रहे, कह लीजिए, फिर चलता हूँ आगे। एक क्वेश्चन ही है तो अगर आप। हाँ प्लीज कंटिन्यू। सम्मान में मेरा एक जब भी डाउट था कि अभी तो हम कई सारे गलत काम कर रहे हैं जिससे हमें अंदर शायद विरोध हो या फिर अगर पता ही ना हो तो विरोध भी ना हो, और उन गलत कामों के लिए इतना ही इसको सुधार करूंगा। पता ही ना हो का मतलब ये नहीं है कि विरोध नहीं हो, उसका मतलब है आग जल रही है, आंख बंद है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो उसमें भी 1000 लोग भागीदारी तो दे रहे हैं हमें, अकेले तो ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, उसमें थोड़ा सपोर्ट हो रहा है। और स्पेशली जो मटेरियलिस्टिक सपोर्ट हो रहा है, जैसे अगर मैं गुटखा खाता हूँ तो कोई गुटखा बनाने वाला है और कोई बेचने वाला है, तो क्या वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है और मुझे अभी ज़रूरत है, तो भले ही मैं करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से उसको सम्मान देना चाहिए या नहीं? क्योंकि नीड तो है, लाइक नीड तो नहीं पर वांट तो है, और वो वांट को प्रोवाइड कर रहा है तो हेल्प तो कर रहा है, लेकिन मुझे वो हेल्प चाहिए नहीं इन द लॉन्ग टर्म, तो उसका अगर सम्मान किया जाए या ना किया जाए। अगर बहुत मैं अच्छे से देखता हूँ और खुले मन से मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, तो जो चीज़ मुझे खुद ही स्वीकार नहीं है उसको करने में जितने भी सहयोगी लोग हों, सम्मान तो किसी का नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता, मुझसे तो नहीं बन पाता, मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, अगर किसी गहरे कोने में बनेगी भी तो शायद कृतज्ञता किसी अंश में हो सकती है, बट आई एम नॉट श्योर। बट अगर हो तो किसी अंश में कृतज्ञता हो सकती है। बाहर से सम्मान या पहचान जब हम पाने जाते हैं ना, तो उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ध्यान हमेशा बाहर रहता है, न कि अंदर। क्योंकि फिर में हमारा ध्यान पूरे समय इस बात पर रहता है कि ये बाकी सब लोग हमारे साथ ठीक जी रहे कि नहीं। और उसमें एक आदमी भी, मजे की बात यह है कि बाहर जब आप इस तरह से सम्मान ढूंढने जाते हैं ना, 130 लोग में 125 लोग आपको नमस्ते करें हाथ जोड़ के, वो तृप्ति नहीं देता है। 5 आदमी नहीं करे, वो दुख सालता रहता है। होता है नहीं होता है? ये पूरे 130 में से 125 लोग आपको खूब हाथ जोड़ के नमस्ते करें, वो तृप्ति नहीं देता। ये जो 2-4 लोग नहीं किए, आंख वहीं अटकी रहती। अभी जो एग्जाम्पल लिया हमने, उसमें जो सम्मान का जो मीनिंग जा रहा था, वो जो आपने डिफाइन किया उससे मैच नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा। और कुछ कह रहे हैं? बात हो गई? बढ़िया। दूसरा ये दिखता है कि ये बाहर से जो सम्मान पहचान हम पाना चाहते हैं ना, तो ये एक तरह का ध्यान पाना है, जिसके लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। ठीक है, और इतने तरह के उपाय लोग कर रहे हैं बाहर से ये ध्यान पाने के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं। सही गलत, उचित अनुचित, कार्टून बनना से लेकर के जोक मारने से लेके मजाक उड़ाने से लेके तरह तरह के जो विचित्र क्रियाकलाप हो सकते हैं ना, लिस्ट बना के देखिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने तरह के आप सोच सकते हैं ना फन, वो सब करते हुए लोग दिखाई देंगे। गिनीज बुक में नाम लिखवाने के लिए लोग 100 साल तक अपना नाखून नहीं कटवाते, बाल नहीं कटवाते। ठीक, लिखे हुए हैं जी रिकॉर्ड में, पलट के देखिए, पलट के देखिए। ठीक, कोई खड़ा है 30 साल से, बैठ नहीं रहा है इसलिए कि गिनीज बुक में नाम लिखा जाए। है हाँ, ये कह रहे हैं किसी ने 80 बच्चे किए गिनीज बुक में नाम लिखवाने के लिए। मुझे लगता है संसार आपको हमसे ज़्यादा पता है, तो मैं उसमें क्या बोलूं।
पर यह दिखता है कि ध्यान पाने के लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं, और जब भी हम बाहर से ध्यान पाने की कोशिश करते हैं तो एक तनाव की, टेंशन की स्थिति अपने में हमेशा ही बनी रहती है, हमेशा ही बनी रहती है, और रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में रहता है। वही परतंत्रता लिखा हुआ है कि हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में रहता है, और पूरे समय एक तनाव अपने अंदर बना रहता है। कॉन्स्टेंटली हम ऑब्जर्व करते रहते हैं बाहर उस पहचान को ढूंढने में, और जहां कहीं भी सब करके नहीं मिलता है वहां शिकायत शुरू कर देते हैं। जी कुछ कह रहे? ये वो आपने कनेक्ट नहीं किया वापस उसको, थोड़ा मैं समझ नहीं पाया। वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, वो जो सम्मान की बात हुई थी, वो जो डेफिनेशन आपने समझाया था उससे कनेक्ट कर दीजिए थोड़ा सा। तो मैं इतना ही इस बात को शुरू किया हूँ कि ये जो सम्मान और पहचान की आज के दिन नीड दिखाई देती है, वो वस्तुतः बाहर से ध्यान पाने की नीड है। आज जो सम्मान और पहचान दिखाई देता है वो बाहर से ध्यान पाने का नीड है। अगर उस नीड को भी पूरा करना है तो वो सही करने और सही जीने से इंश्योर करेंगे या दूसरों से मांगने से करेंगे। सेकेंड वाला पॉइंट मिस कर गए तो अब ब्रेक के बाद, क्योंकि उस पर काफ़ी बात हो गई और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण उस पर दे दिए ऑलरेडी। तो दो मुद्दे हमारे लिए अभी बच गए हैं जिसको हमको ब्रेक के बाद करना है। एक तो एक युवा के रूप में हम समाज में सार्थक भागीदारी को कैसे ढूंढें, उस पर हम थोड़ी बात करना चाह रहे, और कैरियर के संदर्भ में थोड़ा बात करना चाह रहे। आज के हमारे ये दो मुख्य टॉपिक हैं। मैरिज के संदर्भ में भी एक दो प्रश्न और थे, समय होगा, अनुकूलता होगी तो उस पर बात कर लेंगे। ठीक थे प्रश्न मुझे ध्यान में हैं, बट उसके पहले मैं सामाजिक भागीदारी को बात कर देना चाहता हूँ, कैरियर को बात कर देना चाहता हूँ, फिर बचेगा तो मैरिज के उन मुद्दों को फिर से कर लेंगे।